डॉक्टर महेंद्र। तो यहीं दी थी कि वो ट्रेनिंग? ट्रेनिंग यहाँ दी थी? देखो, अरावली पर्वतमाला है या इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, और इसका एक भाग है उत्तरी पूर्वी अरावली। कि उत्तरी पूर्वी अरावली है यानी इसका भाग है या इसके बारे में। तो ये जो उत्तरी पूर्वी अरावली है, यानी ये सतत श्रृंखला न होकर के यानी खंडित अवस्था के अंदर है। जिसमें कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कई पर्वत चोटियां। जैसे इस भाग की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती है वो कौन सी होगी? रघुनाथ। यही कितने मीटर ऊंची आती है? 1055। कि 1055 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी है यानी वो कौन सी आती है? हाँ, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ अरावली के कौन से भाग में है? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से में हो गया? उत्तरी पूर्वी रघुनाथगढ़ है, खो है, बब्बई है, बिलाली है ना। दूसरा जैसे मनोरपुर का क्षेत्र आता है, बरवाड़ा आता है। यही इसके बारे में अपन ने लिखा था। लास्ट में कौन सा लिखा था? बेराट। मनोरपुर लिख लिया था। हाँ, तो बेराट है यही इसके बारे में अपन ने लिखा था। ऐसे ही जैसे सीरावास, इसी बाग की ऊंची जो एक पर्वत चोटी आती है सीरावास, 651 मीटर ऊंची। इसी प्रकार से यह सीरावास है। यह दूसरा अपन लिखें जैसे बहानगढ़, 649 मीटर आता है। जयगढ़, 648 मीटर। नारगढ़ 599 मीटर। ये भी सभी कौन से भाग के आते हैं? यानी उत्तरी पूर्वी अरावली। कि उत्तरी पूर्वी अरावली जिसमें सीरावास 651 मीटर, भानगढ़ 649 मीटर है, जयगढ़ है 648, और नारगढ़ है यानी वो कौन सा हो गया? 599। तो ये सभी जो पर्वत चोटियां आती है यानी अरावली के कौन से भाग में है? उत्तरी पूर्वी अरावली। ये उत्तरी पूर्वी जो अरावली आता है, जैसे यानी बेराच एक है, बेराट। बेराच कहां पर आती है? अलवर। जबकि बेराट कहां पर है? हाँ, तो ये आपको ध्यान रख। जो लिखी थी उसमें ये भी 4-5 पर्वत चोटियां और लिखी है।
लिख लिया। अब इसके बाद जैसे अरावली का भाग अपन देखेंगे, ये तो उत्तरी पूर्वी अरावली है, और जो सबसे ज्यादा दूर दूर पहाड़ियां पास में न होकर के किस प्रकार की है, दूर। इसके बाद अरावली का जो दूसरा भाग है वो है मध्यवर्ती अरावली। कि मध्यवर्ती जो अरावली का भाग है, ये इसके बारे में जो मध्यवर्ती अरावली, इसमें मूल रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, अजमेर। और अब अपन किसको शामिल कर सकते हैं, ब्यावर। केकड़ी को नहीं करेंगे, केकड़ी में नहीं आती है पानी। अजमेर ब्यावर की जो पहाड़ियां हैं वो किसमें आती है, मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली की जो पहाड़ियां हैं, जैसे ये न्यूनतम विस्तार वाला भाग है, कि इसका कोई ज्यादा विस्तार नहीं है, यानी किस प्रकार का विस्तार हो गया, न्यूनतम विस्तार। और न्यूनतम ही इस क्षेत्र की क्या आती है, ऊंचाई आती है। इसमें एक तरफ पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ संकीर्ण घाटियां। कि इसमें आप ये भी देखेंगे कि एक तरफ पहाड़ियां तो दूसरी तरफ आपको मिलेगी संकीर्ण घाटियां है। उदाहरण के रूप में जैसे आप पुष्कर जाते हैं या अजमेर जाते हैं, तो अजमेर में आप देखिएगा कि एक तरफ तो क्या है, पहाड़ियां, और पहाड़ियों के बीच से ही रास्ता जाता है, और वो रास्ता भी बिल्कुल क्या होता है, सकड़ा होता है। यह संकीर्ण घाटियां। तो एक तरफ पहाड़ियां है और दूसरी तरफ आपको क्या मिलेगी, यही संकीर्ण घाटियां है। इसमें जो ब्यावर वाला जो क्षेत्र आता है, यह बिल्कुल असमतल धरातल है। और पूरा का पूरा जो क्षेत्र आता है, यानी वो किससे युक्त है, पहाड़ियों से युक्त है। ब्यावर में मतलब हर खेत में पहाड़ी मिल जाएगी आपको। यानी असमतल धरातल से युक्त पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र आता है, यही वो कौन सा है, ब्यावर। मतलब जैसे ये अजमेर का भाग, अजमेर का उत्तरी भाग है, ये समतल है, और इसी से जो ये ब्यावर अलग हुआ है, ये असमतल पहाड़ियों से युक्त अपन कह सकते हैं पूरा प्रदेश क्या है, यानी समतल न होकर के किस प्रकार का हो गया, असमतल भाग आता है। तो पहले आप लिखिएगा मध्यवर्ती अरावली। लिखो, यह है अरावली का न्यूनतम ऊंचाई, यह है अरावली का न्यूनतम ऊंचाई और न्यूनतम विस्तार वाला भाग है। न्यूनतम ऊंचाई वाला भाग है। इस क्षेत्र का मुख्य रूप से विस्तार है अजमेर और ब्यावर में है। अजमेर और ब्यावर में है। इस क्षेत्र में एक और पहाड़ियां
एक और ये पहाड़ियां तथा दूसरी ओर संकीर्ण घाटियां। संकीर्ण का मतलब क्या होता है? सकड़ी, नेरो। हाँ, संकीर्ण घाटियां और समतल मैदान है। समतले मैदान है। अजमेर का उत्तरी भाग है अजमेर का उत्तरी भाग समतल प्रदेश है। जबकि ब्यावर अनेक पहाड़ियों से युक्त अनेक पहाड़ियों से युक्त असमतल धरातल है। अनेक पहाड़ियों से युक्त असमतले धरातल। हाँ, समतल नहीं है, यानी अनेक पहाड़ियों, अनेकानेक लिख सकते हैं। अनेक पहाड़ियों से युक्त किस प्रकार का धरातल हो गया? असमतल। कि असमतल जो धरातल का भाग है यही इसी में आ रहा है। तो जो मध्यवर्ती अरावली का भाग है, सबसे कम विस्तार वाला भाग है, यानी वो मध्यवर्ती अरावली का ही क्षेत्र। अब मध्यवर्ती अरावली की जो ये पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां भी कहते हैं। जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती, कि मध्यवर्ती अरावली की जो पहाड़ियां हैं, इनको कौन सी पहाड़ियां कह देते हैं? मेरवाड़। मेवाड़ नहीं, कौन सी पहाड़ियां कहते हैं? मेरवाड़। कि मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं, इसके नाम से भी जानना आता है, क्योंकि इसके एक तरफ मारवाड़, एक तरफ क्या होगी? मेवाड़। जैसे ये मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियां हैं, जिनको क्या बोलते हैं? मेरवाड़ा की पहाड़ी। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं ध्यान। तो जो मारवाड़ को किससे अलग कर रही है? मेवाड़ से। इसका जैसे पश्चिमी भाग है, ये मारवाड़ है, जबकि पूर्वी भाग आता है, यानी वो किस में आता है? दक्षिणी पूर्वी भाग, मेवाड़ में आता है। और ये मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ी। तो एक ये भी लिखो आप, मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों को मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती, जो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करती। तो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी आती है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियों को कहा जाता है जो मारवाड़ को किससे अलग करती है? मेवाड़। अब जैसे इस भाग में कई सारी पहाड़ियां, अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, सेंदड़ा, कि अजमेर भी आता है, पुष्कर भी आता है, नसीराबाद, किशनगढ़
ब्यावर, सेंदड़ा, सेंदड़ा पहले पाली में हुआ करता था, ब्यावर का क्षेत्र आता है उसे। तो अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर और कौन सी पहाड़ियों को शामिल किया गया है? सेंदड़ा। इन्हीं पहाड़ियों में कई घाटियां हैं। उदाहरण के रूप में जैसे घूघरा घाटी, कुकरा घाटी, वाडी घाटी, पुष्कर खुद एक घाटी आती है, पुष्कर घाटी। हाँ कि घूघरा घाटी, कुकरा घाटी, वाडी घाटी और कौन सी होगी? पुष्करी घाटी। ये अनेक क्या है इसमें? घाटियां, जिसमें जैसे ये जो घूघरा घाटी आती, इसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसका मुख्यालय है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, यानी इसका जो मुख्यालय है वो कौन सी घाटी में आती है? घूघरा घाटी। घुंघरू नहीं, कौन सी आती है? यानी जो घूघरा घाटी है, यानी इसमें अजमेर इसी में बसा हुआ है। अजमेर को अगर आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, खुद अजमेर चारों तरफ यानी पहाड़ियों से घिरा हुआ किसमें है? एक घाटी में। और मुख्य रूप से इसकी जो बड़ी घाटी है यानी घूघरा घाटी, इसी से यानी जो NH-48 जिसको पहले NH-48 कहा जाता है, ये 8 कहा जाता था, अब कौन सा है वो? NH-8। यानी NH-8 है वो कौन सी घाटी से गुजरता है? यानी घूघरा घाटी। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों में क्या आती है? यानी घाटियां आती है। घूघरा घाटी है, कुकरा घाटी है, वाडी घाटी है और कौन सी होगी? पुष्करी घाटी आती है। ये पुष्कर है वो पुष्कर घाटी में, वाडी घाटी आते हैं तो अपन जैसे नागौर से मेड़ता से होते हुए पुष्कर आएंगे तो कौन सी घाटी आती है? वाडी। टेढ़ी मेढ़ी एकदम संकीर्ण क्या आती है जो घाटी है, यानी वो कौन सी होगी? वाडी। तो अगला एक इसमें लिखो, इस क्षेत्र में अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, अजमेर, पुष्कर, नसीराबाद, किशनगढ़, ब्यावर, ब्यावर और सेंदड़ा की पहाड़ियों को शामिल किया गया है। सेंदड़ा की पहाड़ियों को शामिल किया गया है। इन पहाड़ियों में कई घाटियां हैं। इन पहाड़ियों में कई घाटियां हैं, जैसे घूघरा घाटी, कुकरा घाटी, वाडी घाटी, पुष्कर घाटी। कौन सी घाटी होगी? पुष्करी घाटी। घूघरा घाटी में राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अब इस घाटी से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH 48, जो श्रवणिम चतुर्भुज की शाखा है। हाँ, तो लिखो इस घाटी से NH 48 गुजरता है। NH 48 से गुजरता है। तो ये सभी जो घाटियां आती है इसी, अब ये जो भाग अपन देख रहे हैं दक्षिणी पश्चिमी जो अरावली का भाग है, मध्यवर्ती जो अरावली का भाग अपन देख रहे हैं, इसी मध्यवर्ती अरावली, इसमें कई पर्वत चोटियां जैसे अजमेर के दक्षिण पश्चिम में एक ऊंची पर्वत चोटी आती है जिसका नाम क्या आता है? तारागढ़। यही 870 मीटर ऊंची एक पर्वत चोटी है, यही जिसका नाम क्या आता है? यही तारागढ़ है। ये अजमेर के कौन सी दिशा में है? दक्षिण पश्चिम। तारागढ़ 2.5 दिन का झोंपड़ा वगैरह वगैरह आप जाकर के ऊपर देखेंगे, और अजमेर बिल्कुल घाटी में, इस पहाड़ी के ऊपर से देखेंगे नीचे आपको पता चलेगा पूरा अजमेर किसमें है? घाटी में। तो तारागढ़ का जो क्षेत्र है, और इधर से आप तारागढ़ के पास से जाएंगे, 2 रास्ते, एक तो बाहर से आपको जाना पड़ता है, एक ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वहां से सीधा डायरेक्ट, हालांकि आजकल उधर से बंद कर रखा है, पैदल पथ वगैरह है वो जा सकते हैं, और जो अपन लिख सकते हैं 2 व्हीलर जा सकते हैं, 4 व्हीलर वगैरह है वो बंद है। उधर से आप ख्वाजा साहब की दरगाह के पास देखेंगे तो एक मिस्टोरियस स्टोन, रहस्यमयी पत्थर है, हवा में लटक रहा हो, धरती पे नहीं टिका हुआ है। ये रहस्यमयी पत्थर 2 इंच हवा में, उसको मिस्टोरियस स्टोन के नाम से जाना आता है। ये अजमेर में इस तारागढ़ वाली पहाड़ी से ही गिरा हुआ है। हाँ, और बिल्कुल हवा में क्या है? लटक रहा है। इसके पीछे कई सारी कहानियां, जिसमें एक ही ऐसी मानी जाती है कि ख्वाजा साहब का जो भक्त था, यानी वो तारागढ़ वाली पहाड़ी पे गया हुआ था, वापस उतर रहा था तो ये चट्टान का टुकड़ा पीछे से क्या है? लुढ़क गया, गड़गड़ाहट की आवाज आई, पीछे देखा तो आ गया ये तो उसके मुंह से ये निकला, हे ख्वाजा साहब। तो वहीं पर ख्वाजा साहब ने इसको रोक दिया था। आज भी ये हवा में लटक रहा है। ये तारागढ़ की जो पहाड़ी है, यानी यहीं से आया हुआ है। तो रहस्यमयी जो मिस्टोरियस स्टोन है, यानी इसके ना, तो ये अजमेर जो तारागढ़ है, अजमेर की सबसे ऊंची चोटी, कि जो अजमेर है, यानी इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी आती है, उस सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, यानी उसका नाम क्या आता है? यानी तारागढ़। कितने मीटर ऊंची हो गई? 870। रहस्यमयी मिस्टोरियस स्टोन है, ये अपन कह सकते हैं रहस्यमयी क्या है? पत्थर है। दूसरा, यही अजमेर के पश्चिम में, मतलब लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है, अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ी, देखो गुबंदाकार गोलाकार पढ़ ली, अब की बार कौन सी आती है? सर्पिलाकार। कि जो सर्पिलाकार पहाड़ियां हैं, उन्हें सर्पिलाकार पहाड़ी का नाम क्या आता है? नागी पहाड़ी। 795 मीटर ऊंची जो पर्वत चोटी आती है, यह जो नाग पहाड़ी है, ये अजमेर के कौन सी दिशा में आती है? नाग के समान ही आकार वाली है, टेढ़ी मेढ़ी। तो नाग पहाड़ी जो पुष्कर
का क्षेत्र जहां पास से ये लूणी नदी निकलती है, ये अजमेर के कौन सी दिशा में है? यही पश्चिम है, यानी इसमें। इसके बाद अगला आपको यह है कि अजमेर की ब्यावर तहसील, जो अब क्या बन चुका है, ब्यावर जिला बन चुका है। ब्यावर में जो टाटगढ़ है, हाँ, कि टाटगढ़ तहसील में थोड़ी दूरी पर एक पर्वत चोटी आती है जिसका नाम क्या आता है, माराई जी। क्या नाम हो गया, माराई। कि माराई जी, गोरम जी जिसको अपन बोलते हैं, तो ये माराई जी है, यानी जो ब्यावर, पहले इसके लिए अपन अजमेर लिखा करते थे, यही अब ब्यावर ही अपन लिखेंगे। तो ये वैसे ब्यावर तहसील में थी, और अब क्या है कि ब्यावर की भी कौन सी हो गई, टोटका। 933 मीटर ऊंची। कितने मीटर ऊंची हो गई, 933। आरएस में देखा होगा कि तीनों अरावली के तीनों ही पर्वत चोटियां पूछी गई, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली, दक्षिणी अरावली, कौन सा सही सुमेलित है, नहीं। वो ये नहीं पूछते कौन सा ऊंचा नीचा है, कौन सा किससे, यानी जो संबंधित आता है ये। तो ब्यावरे में टोटगढ़ तहसील से दूर माराई जी 933 मीटर ऊंची एक जो पर्वत चोटी आती है, यानी वो इसी भाग है या इसमें। तो अजमेर के दक्षिण पश्चिम में जो ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम तो क्या हो गया, तारागढ़। कितने मीटर ऊंची आती है, 8। और अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पहाड़ी, जिसका नाम भी क्या दिया गया है, ना, ये कितने मीटर हो गई, 750। और ब्यावर में टोटगढ़ तहसील में, यानी माराई जी जो ऊंची दूर, हाँ, ब्यावर में दूर, दूर का मतलब यहां सुदूर है, मतलब जो मूलतः आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये इसका जो संबंध आता है, ये जो टोटगढ़ रावली अभ्यारण्य है, यानी उसमें ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम क्या है, माराई। तो अगला आप लिखिएगा, अजमेर के दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन पूछ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़, तारागढ़ 870 मीटर लिख लेना, तारागढ़ है। और अजमेर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार, सर्पिलाकार नाग पहाड़ी, सर्पिलाकार नागे पहाड़ी, 795 मीटर सर्पिलाकार कौन सी पहाड़ी होगी, ना। ब्यावर की टाटगढ़ तहसील, ब्यावर की टाटगढ़ तहसील, हाँ, ब्यावर की टाटगढ़ तहसील में दूर माराई जी, नौ 933 मीटर, हाँ, दूर माराई जी पर्वत चोटी, हाँ, 933 मीटर हो गया। तो दूर माराई जी जो पर्वत चोटी आती है, ये सारी की सारी। अब जैसे इस भाग में कई ऊंची जैसे पर्वत चोटियां हैं, तो ये तीन ही मुख्य रूप से पर्वत चोटियां, तारागढ़, नाग पहाड़ी, और कौन सी होगी, माराई।
इसमें अब कई सारे 4 प्रमुख दर्रे हैं इस भाग के। दर्रे का मतलब क्या है? आने जाने का रास्ता। पहाड़ियों को काट करके सड़क मार्ग या जो रेल मार्ग निकाले जाते, उसी को हम क्या कहते हैं? दर्रा कह सकते हैं। अंग्रेजी में उसको पास कहा जाता है, पासेज अपन लिख सकते हैं। हिंदी में कई दर्रा भी बोल देते हैं, नाल भी बोल देते हैं। घाट है यानी इसके नाम से भी इसको जानना आता है, अलग अलग है। इसका जो प्रमुख दर्रा है यानी वो कौन सा हो गया? बर दर्रा। बर कहां पर है? ब्यावर। पहले कहां पर आता था? पाली। अजमेर में नहीं था, पहले कहां पर था? हां, तो ये जो पूर्व में अपन लिखे पाली। बर दर्रा है, इससे NH 162 गुजरता है। जो अजमेर, पाली, जोधपुर, उधर चाहे आप अहमदाबाद चले जाइए, एक शाखा है, जयपुर चले जाइएगा अजमेर से, हां, को जोड़ता है। ये जो दर्रा आता है यानी वो कौन सा दर्रा हो गया? बर। अंग्रेजी में इसको बार लिख दिया आता है। जो बर दर्रा है ये अरावली के कौन से भाग में आता है? तो अरावली का जो मध्यवर्ती भाग आता है उसी में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम क्या आता है? यानी जो बर दर्रा आता है। जो संकीर्ण रूप से ये दर्रा है, जो पहाड़ियों को काट करके, या फिर अपन ये कहें कि पहाड़ियां हैं यानी उनमें 2 पहाड़ियों के बीच में जो भी जगह रहती है उसे दुर्गम जो रास्ता बना लिया आता है, उसी को दर्रा भी कह सकते हो आप। हाँ, पास है ये भी कह सकते हो, नाल भी इसको आप कह सकते हो, इसी को आप क्या कह सकते हो? घाट भी कह सकते हो। तो ये कि प्रमुख दर्रा आता है जिसे NH 14 कहा करते थे, अब वही NH 14 है, यही उसमें आपको ध्यान रखना है कि हाँ, NH 162 के नाम से इसको नाम दिया गया है, 62 के रूप में जानना आता है। ये तो एक दर्रा हो गया। इसके साथ ही परवेरिया, छोटे दर्रे आते हैं। दूसरा कौन सा है? परवेरिया। ये भी ब्यावर में। सूरा घाट, ये भी कहां पर आ गया? ब्यावर। और शिवपुर घाट, शिवपुर घाट और स्वरूपा घाट, ये सभी कहां पर आते हैं? ब्यावर। ये मध्यवर्ती अरावली है यानी इसके प्रमुख दर्रे कह सकते हैं। हाँ, कि कौन कौन से जो दर्रे आते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना। बर जो ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें कौन सा आता है? बर। जो NH 62 है उसी की एक शाखा NH 162 है, यानी ये परवेरिया भी ब्यावर में। ये छोटे दर्रे सूरा घाट, शिवपुर घाट और स्वरूपा घाट, ये सभी दर्रे कहां पर आते हैं? ब्यावर। तो प्रमुख दर्रे लिख लीजिए मध्यवर्ती अरावली। प्रमुख दर्रे। नंबर 1 तो लिखो बर। बर ब्यावर में है। और पहले ये कहां पर हुआ करता था? पाली का जो भाग था इसमें।
लिख लिया। तो बर ये कहां पर आता है? ब्यावर। परवेरिया ब्यावर में है, सूरा घाट, शिवपुरा घाट, स्वरूपा घाट, ये सभी अरावली। अब ये तो अपन ने लिखा कि अरावली का कौन सा भाग है, तो मध्यवर्ती भाग। अब अरावली का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो, और सबसे ज्यादा विस्तृत जो भाग है यही, उसको हम कौन सा लिखेंगे? दक्षिणी पश्चिमी अरावली। दक्षिणी पश्चिमी अरावली में कि ये अरावली का सबसे पहली विशेषता तो हो गई कि अरावली का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत, कि सबसे ऊंचा है, सर्वाधिक विस्तृत है, और पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, कि जो पर्यटन है इसकी दृष्टि से भी ये सर्वाधिक है, कि सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत है, और पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक ही इसको क्या माना गया है? महत्वपूर्ण माना गया है। इस भाग में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा ही आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा वन्य जीव अभ्यारण्यों के साथ साथ में कि मूलतः आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जो वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य जीव भी उनमें सबसे ज्यादा है। तो यह जो सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत और पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इस भाग में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। दक्षिणी पश्चिमी अरावली को दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो इसमें कौन सी पहाड़ी आती है? मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ की पहाड़ियां भी आप लिख सकते हो, दूसरा उसको बोरहाट प्रदेश भी कह सकते हो, और दूसरा इसका भाग आता है यही, वो है आबू पर्वतखंड। हाँ, मेवाड़ की पहाड़ियां होगी, और दूसरा कौन सा आता है? यानी आबू पर्वत खंड है। यानी पूरा जो भाग है, यानी इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? यानी विभाजित किया जा सकता है। अब दो कौन कौन से जो भाग हैं, इसमें हम देखेंगे कि दो मुख्य रूप से इसके जो दो भाग आते हैं। ये नंबर दो ऐसे है कि ना, यहां पर एक तो आता है आबू पर्वतखंड, और दूसरा चट्टानी, यानी बोरहाट का जो पठार आता है, चट्टानी प्रदेश, जिसको मेवाड़ के नाम से हम जानते हैं। और इसका आकार भी एक हाथ का जो पंजा होता है उसके समान इसका आकार है। जैसे ये अपना हाथ का जो पंजा है, मुट्ठी बंद अपन कर लेते हैं, उसी के समान इसका क्या है? यानी आकार दिखाई देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी तरीके से अपन देख सकते हैं, यानी वन्य जीवों की दृष्टि से देख लीजिए, पर्यटन की दृष्टि से आप देख सकते हैं, जैव विविधता की दृष्टि से, यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से। हाँ, स्वास्थ्य वर्धक जो क्षेत्र भी यही है। और इसको पूरे को कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है? दो भागों। तो लिखिए आप दक्षिणी पश्चिमी अरावली। तो लिखो, यह है अरावली का सबसे ऊंचा, यह है अरावली का सबसे ऊंचा, सर्वाधिक विस्तृत, सर्वाधिक विस्तृत और पर्यटन की दृष्टि से
पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस भाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस भाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका आकार हाथ के पंजे के समान है। इसका आकार हाथ के पंजे के समान है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया। इसे दो भागों में विभाजित किया गया। तो एक तो मेवाड़ की पहाड़ियां और दूसरा आता है आबू पर्वत खंड। हाँ, मेवाड़ की पहाड़ियां और कौन सा आता है? आबू पर्वत खंड। अब पहला जो भाग है, मेवाड़ का चट्टानी, पहाड़ी या जिसको बोराट फटारी क्षेत्र कहते हैं, ऐसे इसका पूरा नाम इस तरीके से भी अपन लिख सकते। कि मेवाड़ का चट्टानी, पहाड़ी या बोराट फटारी क्षेत्र है, यानी इसके नाम से इसको जाना आता है। अब मेवाड़ जो क्षेत्र है या मेवाड़ की जो पहाड़ियां है, बोराट का जो चट्टानी प्रदेश आता है, इस चट्टानी प्रदेश ये अरावली का सर्वाधिक विस्तृत एवं हाथ के पंजे के समान, मूलतः ये हाथ के पंजे के समान है, जिसका जो विस्तार अपन लिखें उदयपुर से डूंगरपुर और सिरोही तक है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां और पहाड़ियों के साथ साथ में क्या है, कई सारे पठार हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पठार आता है, उसी पठार का नाम पहला हम लिखेंगे, कौन सा होगा? बोराट का पठार। हाँ, कि बोराट का जो पठार इस जगह से, मतलब मेवाड़ की पहाड़ियां बोराट पठारी क्षेत्र है, यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये मेवाड़ की पहाड़ियां सर्वाधिक विस्तृत हैं, हाथ के पंजे के समान, जिसका विस्तार आप देखिए मूल उदयपुर ही है, यही उदयपुर से डूंगरपुर और कहां तक है? सिरोही। सिरोही तक इस क्षेत्र से निकली हुई क्या जाती है, यानी जो पहाड़ियां है, यानी उनका आपको विस्तार मिलेगा। पहला जो भाग इसका हम लिखेंगे, यानी इसमें जो कई पहाड़ियां और कई पठार आते हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पठार आता है वो बोराट का पठार। बोराट का पठार कहां पर है? तो उदयपुर में जो जगह आती है, यानी वो कौन सी होगी? गोगुंदा से राज संबंध है। राज संबंध में कौन सी जगह होगी? कुंभलगढ़।
कुंभलगढ़ तक समुद्र तल से 1225 मीटर ऊंचा जो पठारी क्षेत्र आता है उसी को कौन सा पठार बोल देते हैं? बोराट। अब ये बोराट का जो पठार है, यही जो ऊंचा पठार अपन लिख रहे हैं, इस बोराट का जो पठार है ये उदयपुर में गोगुंदा से कहां तक आएगा? ये जो एक अपन कह सकते हैं संकीर्ण ग्रंथि के समान है, एक गांठ है, यानी इसमें मतलब इसकी तुलना पामीर के पठार से अपन कर सकते हैं जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, उसी प्रकार की क्या है संश्लिष्ट गांठ के समान है। संश्लिष्ट गांठ कैसे होगी कि जैसे ये उदयपुर का जो क्षेत्र आता है, अब यहां सलुम्बर बन गया इसलिए ऐसा आकार इसका बन जाएगा, और ये राजसमंद का क्षेत्र है। यहां पर जो पठार है यही पठार कौन सा पठार कहलाता है? बोराट। संश्लिष्ट गांठ के समान है। इसके एक तरफ यहां पर आप देख रहे हैं कि कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां होगी। दूसरा इसमें हम देख रहे हैं कौन सी पहाड़ियां आती है? गोगुंदा की पहाड़ी। इसी पठार से, बोराट के पठार से आप देखेंगे तो आपको कई सारे, इधर जैसे सिरोही की तरफ आप जाएंगे तो बाखर की पहाड़ियां मिलेगी जिनमें ग्रासिया जनजाति के लोग, इधर सलुम्बर होते हुए डूंगरपुर है, यानी यहां तक, ये तो जो सिरोही का क्षेत्र हो गया और ये डूंगरपुर का क्षेत्र आता है। ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी को क्या बोल दिया आता है? बोमट की पहाड़ी। इधर कुंभलगढ़ की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बाखर की पहाड़ी, और कौन सी है? बोमट की पहाड़ी। इसलिए ये जो बोराट का पठार आता है एक संश्लिष्ट गांठ के समान है। कि इसका आकार किसके समान हो गया? संश्लिष्ट गांठ है। ऐसे लग रहा है जैसे ये पहाड़ियां आकर के यहां पर आपस में इनको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है, मिला दिया गया है। संश्लिष्ट क्या है? यानी गांठ के समान इसका क्या हो गया? यानी आकार। यहां से चारों तरफ, यानी बोराट के पठार से चारों तरफ कई पहाड़ियां हैं, कई कंदराएं हैं, यानी जो चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिसमें बाखर की पहाड़ियां और कौन सी पहाड़ियां आती है? बोमट। बाखर की पहाड़ियों में ग्रासिया जनजाति के लोग रहते हैं और बोमट की जो पहाड़ियां हैं उनमें भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। हाँ, दोनों के जो पहाड़ी प्रदेश हैं यही इसमें ये निवास कर रहे हैं। तो ये विस्तृत जो भाग अपन लिख रहे हैं कौन सा पठार आता है? बोरा। तो पहले आप लिखो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या बोराट का पठारी प्रदेश है। हाँ, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या जो पठारी प्रदेश आता है, या तो लिखो इस भाग में अरावली की श्रेणियां अधिक विस्तृत, अरावली की श्रेणियां अधिक विस्तृत एवं एक हाथ के पंजे के समान है। एवं हाथ के पंजे के समान है। इनका विस्तार उदयपुर से डूंगरपुर और सिरोही तक है। परंतु इस भाग में पूर्वी सिरोही
पूर्वी सिरोही और पूर्वी उदयपुर। पूर्वी उदयपुर के कुछ भाग को शामिल नहीं किया गया। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां और पठार हैं। कई पहाड़ियां और कई पठारे हैं। सबसे पहला कौन सा हुआ? बुराट। बुराट के पठार का विस्तार बताइए कितने जिलों में? दो कौन कौन से में? उदयपुर में कहां से होगा और राजसमंद में कहां तक आता है? इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका आकार किस प्रकार का हो गया? हाँ, संश्लिष्ट गांठ। संश्लिष्ट गांठ के समान है। यहां से कई पर्वत स्कंद और वक्र कटक। कटक का मतलब पहाड़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियां। वक्र कटक है, वो चारों दिशाओं में फैले हुए। यही बोराट का पठार जल विभाजक का कार्य भी करता है। हाँ, जल विभाजक का कार्य कैसे करता है कि इस बोराट के पठार से आप कुंभलगढ़ वाला जो क्षेत्र आता है, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या हो गया? बनास। गोगुंदा के पास में कोटड़ा का जो क्षेत्र आता है, वहां से जो नदी है वो साबरमती नदी। हालांकि अपने यहां पर क्या है, वाकल के नाम से जानी जाती है। हाँ, गुजरात में वही क्या कहलाती है? साबरमती। वहीं से आप देखेंगे एक नदी है, यही जो सोम नदी आती है, ये इसका जल बंगाल की खाड़ी की तरफ पहुंचता है, जबकि साबरमती और सोम है इनका अरब सागर खंबात की खाड़ी है, यानी इसकी तरफ ही तो अतः जैसे अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, वैसे कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? तो बताओ कौन सा पठार जल विभाजक का कार्य करता है? हाँ, बोराट का पठार है, यानी वो जल विभाजक का कार्य करता है। तो अगला आप पहले लिखिएगा बोराट का पठार नंबर 1। देखो इसका विस्तार है, उदयपुर में गोगुंदा से राजसमंद में कुंभलगढ़, तक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हाँ, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1225 मीटर है। 1225 मीटर है। यह जल विभाजक का कार्य करता है। हाँ, यह पठार जल विभाजक का कार्य करता है। इसका आकार संश्लिष्ट गांठ के समान है।
संश्लिष्ट गांठ के समान है। यहां से कई पर्वत स्कंद यहां से कई पर्वत स्कंद और वक्र कटक, कटक का मतलब पहाड़ी होती है, रिज, हाँ, पर्वत स्कंद और वक्र कटक हाँ, पर्वत स्कंद और वक्र कटक के चारों दिशाओं में फैले हुए, कि जो चारों दिशाएं हैं यानी इनमें फैले, वक्र कटक अपन कह सकते हैं ये। तो इसमें जैसे इस पठार को अपन ने लिखा कि ये बोराट का पठार है, इसमें एक तरफ जैसे उदयपुर है और दूसरा कौन सा हो गया, राजसमंद हो गया। राजसमंद में कौन सी पहाड़ी आती, कुंभलगढ़ हो गया। और उदयपुर है, या इसमें हम लिख रहे हैं कौन सा आता है, गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर का। फिर इससे एक तरफ आपने देखा कि ये जो सिरोही का क्षेत्र आता है, यानी यहां पर जो पहाड़ियां आती है वो कौन सी पहाड़ियां हो गई, बाखर की पहाड़ियां। ये कहां तक जा रही है, सिरोही तक। सिरोही का दक्षिणी पश्चिमी भाग, इसराना बाखर, रोजा बाखर बताया था ना आपको मैंने, हाँ, वो इस क्षेत्र तक ही वहां तक जाएगी जिसमें ग्रासिया जनजाति के लोग निवास। और इसके दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर तक जो पहाड़ियां हैं, यानी वो कौन सी पहाड़ियां होगी, भोमट की पहाड़ी, जिनमें कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं, हाँ, भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये जो डूंगरपुर का क्षेत्र आता है, यानी यहां तक। और यही पठार आपको हमने बताया कि किसका कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य भी करता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, यानी इसमें तो कुंभलगढ़ भी पहाड़ी है, गोगुंदा भी क्या आती है, यानी जो पहाड़ी आती है इसमें। कुंभलगढ़ वाला जो क्षेत्र आता है, यानी यहां से एक नदी जो निकलती है, उस नदी का नाम क्या हो गया, बनास, जो चंबल में मिलती है, यमुना में, हाँ, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी। गोगुंदा से कई सारी जो नदियां जो सभी अरब सागर है, यानी इसमें जाकर के गिर जाए, हाँ, जैसे साबरमती नदी अपन कह सकते हैं। इधर आपको हमने बताया कि कौन सी नदी आती है, सोम। अतः अरावली की भांति जल विभाजक का कार्य करने वाला जो पठार आता है, उसी पठार को कौन सा पठार कह सकते हैं अपन, हाँ, बोराट का पठार। तो थोड़ा सा आप ऐसे बना लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे कि किस तरीके का ये पठार है, कौन से दो जिलों में फैला हुआ है।
भाखर यहीं से, बुरहाट के पठार से। ग्रासिया अभी लिखेंगे अपन, चिंता मत करो, तुम ये अभी बना लो एक बार। लिख लिया ना? हाँ, अब जैसे कई से वक्र कटक और पहाड़ियां हैं, यानी वो चारों दिशाओं, जिसमें नंबर 1 भाखर की पहाड़ी, ये बोराट के पठार के दक्षिण पश्चिम में, यानी जो सिरोही तक विस्तृत है, यानी उसी पहाड़ी को अपन क्या कहते हैं? भाखर की पहाड़ी। और इसमें एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम क्या हो गया? ग्रासिया। तो नंबर 1 आप इसी में, और दूसरा लिखिए, यानी जो एक बोराट का पठार, अगला लिखो भाखर की पहाड़ियां। भाखर की पहाड़ियां, देखो उदयपुर लिख लो, चाहे बोराट लिख लो, कोई सा भी लिख लो। बोराट के पठार के कोष्टक में उदयपुर लिख लेना। बोराट के पठार के बोराट के पठार के दक्षिण पश्चिम में, बोराट के पठार के दक्षिण पश्चिम में सिरोही तक, सिरोही तक इन पहाड़ियों का विस्तार है। जिनका विस्तार सिरोही के सिरोही के पश्चिमी भाग में भी है। ये तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं। तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भाखरे कहते हैं। इनमें ग्रासिया जनजाति के लोग निवास करते। ग्रासिया जनजाति के लोग निवास करते। इसके बाद एक आती है बोमट की पहाड़ी। ये भी, यह जो बोराट के पठार के दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर तक फैली हुई है, वो कौन सी कहलाती है? बोमट की पहाड़ी। और बोमट की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति के लोग निवास करते हैं? कौन सी जनजाति के हैं? यही भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो अगली लिखिए बोमट की पहाड़ी। हाँ, बोमट की पहाड़ी में लिखो। बोराट के पठार के
बोराट के पठार के दक्षिण पूर्व में, बोराट के पठार के दक्षिण पूर्व में डूंगरपुर तक ही विस्तृत पहाड़ियों को बोमट की पहाड़ियां कहते हैं। इनमें भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। हाँ, भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो ये तो जो बोराट का पठार, इसके बाद एक आता लसाड़िया का पठार। मतलब उदयपुर और वर्तमान में ये पठार कहां पर है, सलो, कि उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर कौन सी झील आती है, जयसमंद झील। हाँ, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा, या जिसको आप ये कह सकते हो विच्छेदित लिख सकते हो। हाँ, कि विच्छेदित पठार को ही क्या कह दिया आता है, लसाड़िया का पठार। मतलब ये यहां पर जयसमंद झील और एक पठार आता है, यानी उस पठार का नाम क्या हो गया, लसाड़िया का पठार आता। बोमट के पठार के भी पूर्व में, क्योंकि उदयपुर से दूर है ये पठार, तो ये उदयपुर जो वर्तमान में सलूम्बर जयसमंद झील के पूर्वी भाग में कटा फटा या विच्छेदित जो पठार है, उसी को लसाड़िया का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार यानी समुद्र तल से, यानी अनियमित है, इसका आकार भी सही नहीं है। हाँ, 325 मीटर से लेकर के यानी कितने मीटर तक आता है, 650। अनियमित आकार वाला है, कई जगह पठारी भाग आता है, घाटियां आ गई, फिर यानी पठारी प्रदेश आ गया। तो इस प्रकार के पठार को हम कौन सा पठार बोलते हैं, लसाड़िया का जो पठार है, यानी इसके नाम से, जो 325 मीटर से कितने मीटर ऊंचा हो गया, 650। तो लिखिएगा आप, उदयपुर में जयसमंद झील, कोष्टक में लेना, वर्तमान में सलूम्बर, उदयपुर में जयसमंद झील हाँ, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में, कटा फटा विच्छेदित पठार है। कटा फटा विच्छेदित लसाड़िया का पठार, ऐसे लिखो। हाँ, कि कटा फटा विच्छेदित लसाड़िया का पठार है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 325 मीटर से 650 मीटर है।
यह अनियमित धरातल वाला पठार है। अनियमित धरातल वाला पठार है। इसके बाद अगला यानी जैसे गिरवा, गिरी से ही शब्द बना है गिरवा। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी, है ना। तो गिरवा बहुवचन हो गया, पहाड़ियों की मेखला। जिसको हम ये कह सकते हैं पहाड़ियों की क्या है? मेखला। तो पहाड़ियों की जो मेखला है इसको हम गिरवा के नाम से जानते हैं, गिरवा कह सकते हैं। उदयपुर चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब इस प्रकार से जो तस्त्री नुमा पहाड़ियां आती है, हाँ, उन तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हाँ, जिसको उदयपुर बेसिन भी अपन लिख सकते हैं। उन्हीं तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे? गिरवा। कि उदयपुर चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन तस्त्री नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना आता है? गिरवा के नाम से। तो अगला एक लिखिए गिरवा। गिरवा में लिखो उदयपुर चारों ओर, उदयपुर चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों से, तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तस्त्री नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जिन्हें स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। स्थानीय भाषा में गिरवा कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ पहाड़ियों की मेखला है। हाँ, कि शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पहाड़ियों की मेखला। गिरवा के बाद एक है देशरों का पठार। दशहरों का नहीं, कौन सा पठार हो गया? देश। ये देशरों का जो पठार है ये उदयपुर में रागा और जरगा, जैसे ये दो पहाड़ियां हैं, एक तरफ हमने लिखा कौन सी पहाड़ी हो गई? रागा, और दूसरी है जरगा। इन पहाड़ियों के बीच में हरा भरा
पठारी प्रदेश है जिसको कौन सा पठार कह दिया आता है? देशरू का। दो पहाड़ियों के बीच में अगर कोई पठार होता है तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहा जाता है, अंतरा पर्वतीय पठार कह सकते हैं। अगर ये एक ही पहाड़ी के गिरिपद में होता, दो या दो से अधिक पहाड़ियों के बीच में होता, वो अंतरा पर्वतीय कहलाता है। एक पहाड़ी के बीच में होता तो वो फिर कौन सा कहलाता? गिरिपदी या पर्वतपदीय कह सकते हैं, गिरिपदीय कह सकते हैं। तो बताइए देशरू का पठार किस प्रकार का है? पर्वतपदीय है या अंतरा पर्वतीय? अंतरा पर्वतीय का मतलब क्या हो गया? दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। भूमट का जो बोराट का पठार है वो किस प्रकार का पठार आता है? अंतरा पर्वतीय, कई सारी पहाड़ियों के बीच में। तो अगला लिखिए देशरू का पठार। देशरू का पठार है, इसमें लिखो उदयपुर में रागा और जरगा उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का हरा भरा पथरीला भूभाग, हरा भरा पथरीला भूभाग देशरू का पठार कहलाता है। देशरू का पठार कहलाता है। यह अंतरा पर्वतीय पठार है। यह अंतरा पर्वतीय पठार है। ये किस प्रकार का पठार हो गया? यह अंतरा पर्वतीय, इंटर माउंटेन प्लेट्यू जिसको अपन कह सकते हैं। हाँ, कि इस प्रकार का जो पठार होता है जिसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू भी कह दिया था। ये जो पठार है अंतरा पर्वतीय जो पठार है देश, ये सब जितने भी अपन ने लिखे ये उदयपुर का जो भाग, मतलब मेवाड़ की जो पहाड़ियां आती है उन मेवाड़ की पहाड़ियों में। अब मेवाड़ की पहाड़ियां हैं, यानी इनका जैसे सर्वोच्च शिखर अपन देखें कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे लिख दें अपन, मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, जिसके ऑप्शन में अपन ने लिख दिया जरगा, शेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़। हाँ, मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। मेवाड़ में किनको शामिल किया आता है? उदयपुरी को शामिल करते हैं, उदयपुर को करते हैं। राजसमंद भी आता है क्या? सिरोही आता है उसमें? तो सिरोही आता है। तो इस मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर आता है, वो कौन सा होगा? अब जैसे मेवाड़ की पहाड़ियां हैं, इनके प्रमुख पर्वत शिखर, मेवाड़ की पहाड़ियों
के प्रमुख पर्वत शिखर। जिसमें नंबर 1 हमने लिखा है जरगा, 1431 मीटर लिखा। कुंभलगढ़ राज संबंध है 1224 मीटर है। कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर आता है। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर है। सायरा उदयपुर है 900 मीटर आता है। हाँ 900 मीटर है, यानी जो सायरा का क्षेत्र आता है। गोगुंदा 8 लिखना है ये। हाँ मेरी तरफ देख रहे हो, मैं उगा थोड़ी रहा हूं इनको कोई। हाँ। इसी गोगुंदा यानी जो 840 मीटर। कोटड़ा उदयपुर 450 मीटर। ऋषभदेव उदयपुर 400 मीटर। लिख लिया। सायरा सायरा शारदा नहीं है, सायरा है। लिख लिया। ये मेवाड़ की जो पहाड़ियां हैं इनके, अब बताइए कि मेवाड़ की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है? शेर क्यों नहीं है? है? शेर किस में आता है? आबू पर्वत खंड में आता है, मेवाड़ की पहाड़ियों में नहीं आता। हाँ कि जो मेवाड़ की पहाड़ियों है यानी इसमें नहीं आता है, तो शेर नहीं, शेर है यानी इसमें नहीं लिखना है? अच्छा पीछे नहीं लिखा।
लिख लिया आप तो। ऐसे ही जैसे कल आपके क्वेश्चन आया था जो आरएस प्रीलियम, अरावली के तीनों भागों को गलत युग्म है, जिसमें एक दे दिया कटड़ा, दक्षिणी अरावली, सतूर, मध्यवर्ती अरावली, महोपुर, उत्तरी अरावली। ये इसमें था कि गलत युग्म है, यानी इसको बताना था कि कौन सा गलत युग्म है। हाँ, क्यों? कटड़ा क्या है? कोटड़ा का ही नाम क्या है? कटड़ा। महोपुर, मनोहरपुर का नाम क्या है? हाँ। और मरियाजी, हाँ, गोरम जी, मायरा जी एक ही है। तो सतूर बूंदी में आता है, जो आगे अपन विंध्यन कगार भूमि है इसमें। तो गलत इसमें कौन सा हो गया? सतूर। सतूर इसमें क्या आता है? गलत है। तो ये सारा जो भाग है अपन ने लिखा था, ये जो दे रखा था, मतलब पूरी अरावली को कवर करते हुए, यानी उन्होंने क्या है ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब इसके बाद आबू पर्वत खंड, जो अरावली का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है, कि जितने भी जो अरावली के भाग है गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर भाग है तो यानी वो कौन सा आता है? आबू पर्वत। अरावली का श्रेष्ठतम भाग अपन कह सकते हैं। अरावली का जो सर्वश्रेष्ठ भाग आता है यानी वो कौन सा आता है? आबू पर्वत खंड, जो समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचा है। कि समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा हो गया? यानी 1200 मीटर ऊंचा है, यानी वो। तो अगला भाग है, यानी इसमें हम चलते हैं आबू पर्वत खंड का भाग। हर तरीके से महत्वपूर्ण है। आबू पर्वत खंड का जो विस्तार है ये आपको बताना है कहां से कहां तक का भाग है। तो मूलतः सिरोही एक ही जिले में आता है। उदयपुर टचकाई जो क्षेत्र आता है, ये एक तो ये अपन लिख सकते हैं कि अरावली का श्रेष्ठतम भाग है, और पूरा का पूरा संपूर्ण भाग है ग्रेनाइट से निर्मित है। अतः इसको एक विस्तृत, हाँ, कि संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से, और ग्रेनाइट से जो भाग निर्मित होता है उसको बेथोलित कहते हैं। मतलब किसी लावा से इसका निर्माण हुआ है,
और पूरा का पूरा भाग किससे निर्मित है, यानी ग्रेनाइट से निर्मित है। संपूर्ण भाग है, हाँ, कि पूरा भाग ग्रेनाइट है, यानी इससे, और ग्रेनाइट से जिसका निर्माण होता है उसको बेथोलित, मतलब गुमुंद के समान ऐसी आकृति होती। इसके ऊपर से मिट्टी हट गई तो ये बाहर आ गया, अतः इसी बेथोलित को संरचनात्मक दृष्टि से, जो पीछे आपको मैं बता चुका हूं, इनसेल वर्ग कहा जाता है। हाँ, कि संरचनात्मक दृष्टि से इसको क्या कह दिया आता है, इनसेल, गुमुंद के समान। ये भाग अंदर जब तक मिट्टी में दबा हुआ था तब तक बेथोलित है, अब ये विस्तृत एक संरचनात्मक दृष्टि से ये एक क्या हो गया, यानी विस्तृत इनसेल वर्ग कह सकते हैं, द्वीपाभिग्री अपन कह सकते हैं। और संपूर्ण भाग किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर है। हाँ, कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितने मीटर आती है, 1200। और ये आपको ध्यान रखना है 19 किलोमीटर लंबा है। हाँ, कि इसकी जो लंबाई आती है, यानी वो कितने किलोमीटर आती है, यानी 19 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई, और 8 किलोमीटर ही चौड़ा है। सर्वश्रेष्ठ भाग है, 19 किलोमीटर क्या हो गया, लंबा है, और कितने किलोमीटर आता है, 8 किलोमीटर चौड़ा जो भाग आता है उसको किस नाम से जाना आता है, आबू। सर्वश्रेष्ठ भाग है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर इसी पर्वत खंड पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर, बोलो कौन सा शहर आता है, माउंट आबू। इसका मतलब ये स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। कई बार पूछ लेते हैं राजस्थान का स्वास्थ्य वर्धक स्थान कौन सा है, तो एक ही राजस्थान में स्वास्थ्य वर्धक स्थान है जिसका नाम क्या है, माउंट। जो जितना ज्यादा ऊंचाई पर होता है वो स्वास्थ्य वर्धक होता है। हाँ, यहां पर क्या है कि वातावरण दूषित नहीं रहता है, प्रदूषित नहीं रहता है। हमारे विदेशों में और हमारे में यही अंतर है। हम जैसे 4 मंजिल का मकान बनाते हैं तो नीचे वाला फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर कहें या ग्राउंड फ्लोर कहें, उस पर कौन रहता है, किराएदार या मकान मालिक है, मकान मालिक रहता। ऊपर वालों पे क्यों नहीं रहता, ऊपर चढ़ना पड़ता है, गोडू में क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। जबकि अब ये मुंबई में ऐसा होने लग गया, बाहर विदेशों में तो पहले से ही था कि जो सबसे ऊपर ही ऊपर वाला फ्लोर होता है उस पर मकान मालिक खुद रहता है, क्योंकि वहां ऊपर जो जहरीली गैसें होती है उनमें वजन होता है। जहरीली गैस से कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये भारी गैसें होती है, वो हमेशा क्या रहती है, नीचे रहती है, ऊपर नहीं रहती। ऊपर साफ वायु रहती है, हल्की वायु होती है, वो क्या रहती है, साफ वायु। हाँ, लेकिन अपने कहाँ इतनी बुद्धि कहाँ है, ऊपर तो किराए, टॉप फ्लोर पर तो क्या होता है, किराएदार होता है, जो ऊपर से भी विस्फोट करता है तो नीचे ही आता है सब कुछ। हाँ, जो विस्फोटक बल्लेबाजी खेलता है ना ऊपर से, हाँ, तो सारे मटेरियल नीचे आता है। जबकि विदेशों में सबसे ऊपर वाला फ्लोर, जबकि अपने यहां पर देखना कि सबसे ऊपर वाला फ्लोर सबसे सस्ता होता है, जबकि विदेशों में सबसे ज्यादा क्या है, महंगा है। पहाड़ी का अपने कहते हैं कि पहाड़ी में कोई जमीन खरीद रहा है, पागल है, क्या करेगा वहां, क्या खाएगा के, जबकि वहां स्वास्थ्य वर्धक होती है। इसीलिए पर्वतों में रहने वाले लोग, उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक होती है, वीर और बहादुर होते हैं, वो गठीला उनका शरीर होता है, और यानी स्वस्थ रहते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर आप जो 7 सिस्टर वाले जितने भी राज्य हैं, इनमें बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं वो लोग।
बीमारियां जानते ही नहीं है कि क्या है। बहुत कम सर्दी जुकाम वगैरह यही है, महामारियां नहीं है उधर, वही था बात। तो ये भाग एकमात्र स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, लेकिन जिस तरीके से हालांकि इसको क्या है कि इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया सरकार ने। इको सेंसिटिव जोन मतलब यहां पर किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां नहीं होती। क्या नहीं होती है? व्यापारी की जो पहले से होटल रेस्टोरेंट वगैरह जो चल रहे हैं वही चलेंगे, नए नहीं होंगे। इको सेंसिटिव में होता है ऊपर जो मकान बने हुए हैं वो उतने ही मकान रहेंगे, नए मकान नहीं है। मकान में अगर दरार पड़ गई तो बिना एसडीएम की इजाजत के वो मकान की दरार भी ठीक नहीं करवा सकता, सीमेंट का कट्टा भी नहीं लेके जा सकता, हाँ कड़ी नहीं लेके जा सकता, कुछ नहीं लेके। वो होता है इको सेंसिटिव जोन। लेकिन भारत देश है, यहां सब होता है। एसडीएम साहब खुद ही बता देते हैं तरीका कि शनिवार इतवार को मैं छुट्टी पे रहूंगा, ले जाना कर लेना काम साहब। हाँ यही हाल है, हाल बेहाल है, यही बता देते हैं कि हाँ कि बस छुट्टी पे रहेंगे, तरीका खुद ही बता देते हैं, उस पैसे पहुंचा देना तो हाँ। दुनिया का स्वास्थ्य चाहे खतरे में जाए। अब वर्तमान में यहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होने लग गई, जगह ही नहीं होती, ऊपर पार्किंग की जगह नहीं है। नियमानुसार तो ये है कि अगर इसको बचाना है तो इसके लिए सबसे है कि अगर माउंट आबू ऊपर जाना है तो क्या है कि प्राइवेट व्हीकल से नहीं जाएंगे, जो सार्वजनिक व्हीकल है बसें वगैरह वो चालू कर दी जाए सारी, उन्हीं से आप क्या है जा सकते हैं। आधी भीड़ तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। कि जो अनलीगल जोड़े बन करके जाते हैं ना, हाँ गाड़ियां किराए लेकर के जाते हैं वो तो जाएंगे नहीं। हाँ सार्वजनिक व्हीकल में जाना पड़ेगा ना, तो ये आधा फायदा लेकिन करेगी सरकार, लेकिन बाद में करेगी। अभी एक बार पर्यटन को बहुत ज्यादा क्या दे रही है, बढ़ावा दे। कोविड के बाद में पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ा है। पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या है, यही महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं। अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग, पूरा भाग किससे निर्मित है, ग्रेनाइट। तो अगला आप लिखिएगा आबू पर्वत खंड। लिखो यह अरावली का श्रेष्ठतम भाग है। यह अरावली का श्रेष्ठतम भाग है। इस संपूर्ण भाग, इस संपूर्ण भाग का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। ग्रेनाइट से हुआ है। इसे बेथोलित की संज्ञा, बेथोलित का मतलब गुबंदाकार जो स्थलाकृति होती है ना, यहां ग्रेनाइट से निर्मित होता हुआ, इसे बेथोलित की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई है, बेथोलित। यह संरचनात्मक दृष्टि से, यह संरचनात्मक दृष्टि से विस्तृत इनसेल वर्ग है। संरचनात्मक दृष्टि से विस्तृत इनसेल वर्ग है। हाँ तो विस्तृत इनसेल वर्ग है। हाँ कि संरचनात्मक दृष्टि से क्या आता है, यानी विस्तृत इनसेल वर्ग। अब बताइए कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर हो गई, 12। तो लिखो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर है।
कि समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर आती है? 1200। इसकी लंबाई 19 किलोमीटर है। लंबाई 19 किलोमीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। अब इसमें भी आप में से कितने लोग माउंट आबू गए हैं अब तक? वेरी गुड। बहुत सारी यहां दर्शनीय स्थल है। तुम में से उनमें से कोई एक या दो दे करके आए, बस गुरु शिखर वाला घंटा ही लाके आगे। हाँ घंटा है वहां पर, वो कहते हैं मन्नतपुर। माउंट आबू का होगा कोई? है नहीं? हाँ ये माउंट आबू का है। तो ऊपर ही रहता है, तब भी देख गठिला है, एकदम गोलमाल हो रखा है। गोलाबीकरण की तुम में और इसकी शारीरिक संरचना में बड़ा अंतर है। यहां पर एक गांव भी है शेर, वहां तो सड़कें भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का भी अभाव है, ट्रेकिंग करके ही लोग क्या है यानी वहां पर जा सकते हैं। तो ये 1200 मीटर ऊंचा है, 19 किलोमीटर लंबा हो गया और 8 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ा है। पूरा जो स्वास्थ्य वर्धक स्थान है राजस्थान का एकमात्र, कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का एकमात्र स्वास्थ्य वर्धक स्थान कौन सा है? तो कई सोचेंगे यार ये कौन सा हो गया स्वास्थ्य वर्धक? जो ऊंचा होता है शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग नहीं दार्जिलिंग है। हाँ ये सारे के सारे किस प्रकार के होते हैं? स्वास्थ्य वर्धक स्थान होते हैं। हाँ ये तो ऐसा ही हमारे यहां पर। अब इसी आबू पर्वत खंड पर राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर कौन सा है? माउंट आबू। कर्नल टोड ने इसे क्या कहा बताओ? अच्छा इसको संतों का शिखर कहा, फिर गुरु शिखर को क्या कहा? अरे गुरु शिखर को भी संतों का शिखर, इसको भी संतों का शिखर। तुम्हें देख लेता तो तुम्हें भी कह देता ये भी संतों के शिखर ही है। उसको बेचारे, इसका मतलब पढ़ने में कमजोर था, उस जिंदगी में एक ही शब्द आता था उसको, है ना, और तो कुछ आता ही नहीं था। कर्नल टोड है जिन्होंने इसको हिंदू ओलंपिस नाम दिया था। हिंदू देवी देवता हैं, उनकी पूजा आराधना करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है यहां पर। हिंदू ओलंपिस कर्नल टोड है, इन्होंने माउंट आबू है इसी का नाम क्या दिया था? हिंदू ओलंपिस। तो लिखो आबू पर्वत खंड पर ही आबू पर्वत खंड पर राजस्थान का सबसे ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू है। यह राज्य का स्वास्थ्य वर्धक ही यह राज्य का स्वास्थ्य वर्धक स्थान है। कर्नल टोड ने इसे हिंदू ओलंपिस कहा। कर्नल टोड ने इसे हिंदू ओलंपिस से कहा कि कर्नल टोड है, इन्होंने इसको क्या नाम दिया था? हिंदू ओलंपिस। तो ये जो एक स्वास्थ्य वर्धक स्थान आता, इसका मतलब
माउंट आबू है, समुद्र तल से कितने मीटर ऊंचा हो गया? 1200। हाँ, कि जो समुद्र तल आता है इससे 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित शहर है। 900 मीटर से ऊपर का जो क्षेत्र आता है वो ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में आ जाता है। 900 मीटर समुद्र तल से 900 मीटर तक क्षैतिज ऊंचाई वाला, और 1200 मीटर ऊंचा। आपको हमने बताया भी था कि हमारे राज्य का समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचा जो भाग है, यानी उसी को अपन क्या है, पर्वतीय शिखर, उच्च, हाँ उस शिखर कह सकते हैं। वो केवल कितना परसेंट आता है? 1%। 1% जो भाग है, यानी अब यहां कई दर्शनीय स्थल भी हैं, स्वास्थ्य वर्धक स्थान भी है। इसी माउंट आबू है, यहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील आती। उस मीठे पानी की झील का क्या नाम है? नकवी। एक्चुअल नाम तो नकवी था, लेकिन तुमने खुदा खुदा के नाखूनों से देवताओं के नाखून बूंटे करवा दिए तुमने, है ना। सही नाम तो इसका नकवी है। हाँ, इसी, लेकिन वो बना बना के कहानियां कि देवताओं ने खुदा खुदा करके नक्की कर दी इसको। नकवी नाम था। कर्नल टोड ने इसका जो उल्लेख किया है अपने किताब में, उसमें नकवी ही नाम है इसका। तो ये मीठे पानी की सबसे ऊंची नक्की झील है, क्रेटर झील है। ये ज्वालामुखी उद्गार है, यानी विस्फोट है, यानी इसके मुख में जल इकट्ठा होने से इसका क्या हुआ है। इसमें ग्रासिया जनजाति के लोग अस्थियों का विसर्जन करते। कौन से? ग्रासिया जनजाति, अतः इसको ग्रासियों की गंगा भी कहते हैं। अलग से अपन नक्की झील पढ़ेंगे। यही इसी आबू पर्वत खंड पर राज्य का सबसे ऊंचा एक पठार आता है, जिसका नाम है उड़िया का पठार। हाँ, 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार, जो गुरु शिखर के ठीक नीचे है। हाँ, जहां अपन पार्किंग करके जाते हैं, गाड़ियां रोकते हैं, वहां का ये जो भाग आता है, ये जैसे गुरु शिखर अपन ने लिखा, और गुरु शिखर से जस्ट नीचे का जो भाग आता है, उड़िया का जो पठार आता है, यही इसके नाम से। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। इसका मतलब 1200 मीटर तो आबू पर्वत खंड हो ही गया, उसमें 160 और जोड़ दिया तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 1360 मीटर ऊंचा है। तो लिखो, इसी पर्वत खंड पर ही, इसी पर्वत खंड पर ही राजस्थान और मध्य भारत ही, राजस्थान लिखना, इसी पर्वत खंड पर ही राजस्थान की सबसे ऊंची, राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की, मध्य भारत नहीं लिखना, राजस्थान की सबसे ऊंची मीठे पानी की नक्की झील है। नक्की झीले है। इसे ग्रासियों की गंगा कहते हैं। ग्रासियों की गंगा कहते हैं। यहां राज्य का सबसे ऊंचा, यहां राज्य का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार, कोष्टक में 1360 मीटर लिख लेना। हाँ, उड़िया, गुड़िया नहीं, उड़िया, उड़िया का पठार है। उड़िया का पठार कितने मीटर ऊंचा हो गया? 1360। कि 1360 मीटर ऊंचा कौन सा पठार आता है? उड़िया का। अब यहां बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। अर्बुदा देवी का मंदिर है, नक्की झील है, गुरु शिखर है ना। कई सारे आश्रम, यहाँ गौतम आश्रम आता है, ज्ञान आश्रम आता है, ज्ञान सरोवर आता है, ये अपन बाद में कर पाएंगे।